नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका भागीरथ एकेडमी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे मैं अशोक जानू आपको आज बढ़ाने जा रहा हूं भारत का इतिहास। अपन भारतीय इतिहास की विस्तृत जानकारी लेंगे। आज अपनी होगी पहली क्लास। पहली क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करने का मन करे तो इसको शेयर करना। अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार पढ़ना जरूर। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। आप देखो, भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। जो पहला भाग आता है वो आता है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो आता है वो आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तीसरा जो आता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब देखो, अपन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे, पर सबसे पहले अपन आज शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास अपन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए अलग अलग कालों में बांटा जाएगा। तो अलग अलग कालों में जो पढ़ने के लिए अलग अलग कालों में बांटा जाएगा, उससे पहले अपन को जानना पड़ेगा कि भारत की जो सबसे पुरानी संस्था है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसकी स्थापना कब हुई, उसके बारे में कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित ही फैक्ट आएंगे जिनके जो भी पुरातत्वविद होगा उसमें लिखा जाएगा जीएसआई के सानिध्य में इन्होंने कार्य किया। तो पहले जीएसआई के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जीएसआई के बारे में अध्ययन करते हो तो जीएसआई क्या है? जीएसआई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जीएसआई। जीएसआई की कहानी सुना रहा हूं आपको कि जीएसआई बनी कैसे। अंग्रेजों का राज हुआ करता था भारत में। जब भारत में अंग्रेजों को कोयला खोजना था और भू मैपिंग करनी थी, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करने की कोशिश की गई। मतलब जो पहला सर्वेयर बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहला जो सर्वेयर बनाया गया उसका नाम था डीएच विलियम। डीएच विलियम। जो फर्स्ट सर्वेयर बनाया गया डीएच विलियम को क्या बनाया गया था? फर्स्ट सर्वेयर। फर्स्ट सर्वेयर बनाया गया। कब बनाया गया? इनको बनाया गया 1846 में। 1846 में जो फर्स्ट सर्वेयर के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी के डीएच विलियम को बनाया, तब तक जीएसआई नहीं बना था। अब जीएसआई के बनने में कहानी में आगे क्या आता है? आगे आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? 1848 में 1848 में जॉन मैकलेलैंड जॉन मैकलेलैंड को सर्वेयर नियुक्त किया। जॉन मैकलेलैंड ने 1848 में क्या किया? उन्होंने सर्वप्रथम जीएसआई शब्द का यूज किया। मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शब्द का यूज इन्होंने किया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई 1851 में। कब की गई? 1851 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आता है कोलकाता में। कहाँ आता है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल।
उस समय का बंगाल, आज का वेस्ट बंगाल, कोलकाता में क्या किसका मुख्यालय है? जीएसआई का। और जीएसआई के 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 6 क्षेत्रीय कार्यालय है उनमें 1 नंबर पे आता है कलकत्ता, 2 नंबर पे आता है लखनऊ, 3 नंबर पे आता है नागपुर, 4 नंबर पे आता है हैदराबाद, 4 नंबर पे आता है हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद। 5 नंबर पे आता है जयपुर, कलकत्ता, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, जयपुर और शिलोंग। 6 नंबर पे कौन सा आता है? शिलोंग। तो ये 6 उसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जीएसआई के। जीएसआई के क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं जिनका काम क्या है? भूवैज्ञानिक मानचित्र करने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। कोयले की जरूरत थी ब्रिटिश सरकार को भारत में रेल चलाने के लिए, तो इसका निर्माण किया गया, मतलब गठन किया गया 1851 में। अब जीएसआई ने काम क्या किया? पहला काम किया इसने, जो पहला काम था इसका वो था हैदराबाद का भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाना। हैदराबाद का भूवैज्ञानिक मानचित्र। भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया, जो पहला कार्य था जीएसआई का। ठीक है, तो जीएसआई के बारे में आपको पता चल गया। पहला सर्वेयर कौन था? डीएच विलियम। कब बना? 1846 में। दूसरा कौन? जेम्स जॉन मैकलेलैंड, जिन्होंने 1848 में एक रिपोर्ट दी जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1851 में। मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय है कलकत्ता, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, जयपुर और शिलोंग। तो यह समझ में आ गया। इसके बाद में अपन शुरू करेंगे भारत का इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो भारत का इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। 3 भाग कौन से? 1 नंबर पे आता है प्राग ऐतिहासिक, इसको प्राग ऐतिहासिक भी बोला जाता है, प्राग ऐतिहासिक। 2 नंबर पे आता है आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरे नंबर पे आता है ऐतिहासिक काल। अब इन 3 कालों में बांटने का आधार क्या है? इन 3 कालों में बांटने का आधार है, प्राग ऐतिहासिक का मतलब है पाषाण काल, और जो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी जिनके उत्खनन के द्वारा साक्ष्य प्राप्त किए गए, उनके आधार पर जो इतिहास लिखा गया वो आता है प्राग ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिले हैं और उत्खनन में उत्खनित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, वो आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। और जिसके बारे में हमें पूर्णतया लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनको अपन अध्ययन कर सकते हैं, मतलब जो संस्कृत और हिंदी भाषा में या पाली या ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाएगा आगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। पहला भाग आएगा पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग आएगा मध्य पाषाण काल, तीसरा भाग आएगा नव पाषाण काल। अब देखो दोस्तों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा जाता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पूरा पाषाण काल का, उसके बाद में मध्य पाषाण काल, उसके बाद में नव पाषाण काल। अब देखो, पूरा पाषाण काल को आगे 3 भागों में और बांटा जाता है, जिसको अलग अलग हमें पढ़ना है।
तो जो 3 भागों में अलग अलग बांटा जाता है उसमें पहला भाग आता है पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा आता है नव पाषाण काल। नव तीसरा कौन सा आता है? उत्तर पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल। तो पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल, ये हो गया अपना इसका डिवाइडेशन। इसमें अपन शुरू करेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल से। तो पूर्व पूरा पाषाण काल की सबसे पहले अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पूर्व पूरा पाषाण काल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा जो इसके बारे में आपको जाननी जरूरी है। तो पहली जो चीज है वो है कि भारत में उत्खनन का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जाता है? तो सर्वप्रथम जो भारत में उत्खनन किया था वो उनका नाम क्या था? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार उत्खनन का कार्य किया। पहली बार उत्खनन का कार्य 1863 में 1863 में जिन्होंने उत्खनन का कार्य किया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जीएसआई के सानिध्य में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने उत्खनन का कार्य किया। कहां पे किया? पल्लवरम मद्रास में। कहां पे किया? पल्लवरम मद्रास। उस समय का मद्रास था, आज ये अलग अलग हो गया है। पल्लवरम मद्रास में उत्खनन का कार्य किया, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने प्राप्त क्या किया था? उसका नाम था कुल्हाड़ी। क्या प्राप्त किया? कुल्हाड़ी प्राप्त की। किस चीज की? पत्थर की बनी हुई। तो पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त की रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। इसलिए इतिहास पूर्व अध्ययन का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का सहस्थापक, अध्ययन का सहस्थापक। अगर आपसे पूछ ले भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का सहस्थापक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट आप बताएंगे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पहली बार पल्लवरम मद्रास में उत्खनन का कार्य किया, जिसमें इन्होंने पाषाण की एक कुल्हाड़ी प्राप्त की। पाषाण की कुल्हाड़ी प्राप्त करके उसके ऊपर इन्होंने ये बताया कि ये पूर्व पूरा पाषाण काल का उपकरण है, जो पूर्व पूरा पाषाण काल में लोग यूज करते थे। ये बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिसको भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन व प्राग ऐतिहासिक इतिहास का संस्थापक कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक इतिहास का संस्थापक। प्राग ऐतिहासिक इतिहास का संस्थापक कहा जाता है। अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं, जिसमें पहला अपन शुरू करने जा रहे हैं। अब क्या हुआ? जब इन्होंने उत्खनन कर लिया, इसके बाद में 1935 में एक अभियान दल भारत आया, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अभियान दल था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अभियान दल। अब ये 1935 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का अभियान दल भारत आया। इसमें कौन कौन था? इसमें एक था डी टेरा एंड पीटरसन। डी टेरा और पीटरसन नामक 2 पुरातत्वविद इस अभियान में भारत आए, जिन्होंने शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में, शिवालिक की
पहाड़ियों के पास, शिवालिक की पहाड़ियों के पास जो कोतवार का पठार है वहां विस्तृत रूप से उत्खनन किया, कोतवार का पठारी भाग। अब अगर आपसे पूछ ले कि डी टेरा और पीटरसन जो पुरातत्वविद आए थे उन्होंने कहां पर उत्खनन किया था, कोतवार का पठारी प्रदेश। कोतवार का पठारी प्रदेश कहां पड़ता है, शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक की पहाड़ियों में। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह अनुसंधान दल भारत आया, जिन्होंने उत्खनन करके ये बताया कि यहाँ पर पाषाणकालीन उपकरण पाए जाते हैं, जिन्होंने कुल्हाड़ी, जो प्रस्तर फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी प्राप्त की, जिसके माध्यम से इन कालों में अलग अलग डिवाइड किया गया, उसके बारे में जानकारी देने वाले कौन थे, डी टेरा व पीटरसन और रॉबर्ट ब्रूसफुट। इसके बाद में धीरे धीरे अध्ययन होता गया और इनको अलग अलग भागों में बांटते गए। तो अगला जो अपना आता है वो आता है पूरा पाषाण काल। अब देखो पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला आता है पूरा पाषाण काल। एक नंबर पे आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को क्या कहा जाता है, आखेटक व आखेटक व खाद्य संग्राहक। आखेटक व खाद्य संग्राहक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल को आखेटक व खाद्य संग्रहण युग कहा जाता है, जिसमें हमें मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई, प्लेस्टोसीन काल में। इसमें क्या पता चलता है कि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई, प्लेस्टोसीन काल। और कहां हुई, जो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे उन्होंने बताया कि मानव की उत्पत्ति प्लेस्टोसीन काल में हुई और अफ्रीका में हुई, मतलब अफ्रीका महाद्वीप में हुई। और वो बताते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदिम मानव के अवशेष, मानव के अवशेष भारत में नहीं मिलते, भारत में नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते, भारत में नहीं मिलते आदिम मानव के अवशेष। और भारत में अगर, मतलब ब्रिटिश पुरातत्वविदों का कहना था कि मानव की उत्पत्ति हुई है प्लेस्टोसीन काल में अफ्रीका में, और आदिम मानव के अवशेष भारत में प्राप्त हुए। मतलब बाको खेण हुई है कि भारत में पहले आदमी हाई को नहीं, मतलब आदि मानव नाम की चीज भारत में कौन रही। और भारत में जब मानव को उदय हो वो काल हो, मतलब भारत में प्राचीन मानव के साक्ष्य, प्राचीन मानव के भारत में साक्ष्य कब मिलते हैं, मानव के साक्ष्य मिलते हैं द्वितीय हिमावर्तन युग। द्वितीय हिमावर्तन, द्वितीय हिमावर्तन युग में। द्वितीय हिमावर्तन युग में क्या मिलते हैं, प्राचीन मानव के साक्ष्य भारत में प्राप्त होते हैं। मतलब भारत में प्राचीन मानव के साक्ष्य कब प्राप्त हो, द्वितीय हिमावर्तन युग या ग्लेशिएशन काल में। किसमें, ग्लेशिएशन काल में, ग्लेशिएशन काल में मिलते हैं। अब बात आती है पूरा पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला, मतलब उत्खनन में क्या क्या हथियार औजार मिले। तो मिला पहला हस्त कुठार, दूसरा मिला विदारणी, तीसरा मिला खंडक। अब देखो, मतलब ब्रिटिश पुरातत्वविद जका अंग्रेज हाने वह होशियार बोता, बड़ा इंग्लिश में नाम लिखा और अपना अपन हिंदी में ट्रांसलेट कर, हस्त कुठार, विदारणी, खंडक। अब समझ में आयो की है, हस्त कुठार को मतलब है हैंड एक्स, मतलब कुल्हाड़ी, या क्या है, कुल्हाड़ी। विदारणी को मतलब है क्लीवर, क्लीवर मानी चाकू, वो है चाकू। और खंडक को मतलब है गंडासा। आगे बात समझ में, हस्त कुठार को मतलब कुल्हाड़ी, विदारणी को मतलब चाकू, खंडक को मतलब गंडासा। अब यह चीज मिली,
अब ये मिलनी क्या की, हस्त कुठार तीनों बाठ की बनेड़ी, मतलब पत्थर की। तो पत्थर की कुल्हाड़ी, पत्थर को चाकू और पत्थर को गंडासो कौन से काल में मिलो, पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में के हो जा आखे तक वह खाद्य संग्राहक होगी। जब मानव की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में अफ्रीका में हुई, मतलब भारत में पहली मानव हो को नहीं, आदिम मानव के अवशेष भारत में नहीं पाए गए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आदिम मानव के अवशेष निम्न में से किसमें नहीं पाए गए, जिसमें भारत का ऑप्शन होगा वो आपको सही करना है। इसके बाद में आता है भारत में प्राचीन मानव के साक्ष्य कब मिलते हैं, द्वितीय हिमावर्तन युग या ग्लेशियसन काल में। अब पूरा पाषाण काल जो है उसका अधिकांश स्थल कहां मिलते हैं, उसके अधिकांश स्थल मिलते हैं सोहन नदी घाटी में। सोहन नदी घाटी। अब गुरुजी सोहन नदी घाटी आगट है। आज सोहन नदी घाटी है, सिंधु की सहायक नदी है सोहन। आ पड़ा है संप्रति पाकिस्तान में, कटा पड़ा है संप्रति पाकिस्तान में। अब बात यही ओ पूरा पूर्व पाषाण स्थल तो कर चल गयो पाकिस्तान में, मतलब सोहन नदी घाटी। इन सोहन संस्कृति भी की के सोहन नदी घाटी का आसपास में जगह उत्खनित स्थल पाया गया, बन के सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति कह दी, सोहन संस्कृति कह दी। अब इसके अलावा और कटे पाया गया। अब इंडिया में बात करा अगर, तो पूरा पाषाण स्थल कटे पाएगा, इंडिया में पाया गया मतलब भारत में कश्मीर और राजस्थान तो सदा ही अमीर हो। राजस्थान में तो पायो जाओ, क्यों ही देख लो, मतलब चाहे पूरा पाषाण देख लो, चाहे मध्य पाषाण देख लो, चाहे नव पाषाण देख लो, राजस्थान में एक न एक स्थल अपन पक्को मिलसी। तो राजस्थान में कौन सी जगह, राजस्थान में डीडवाना, और वो डीडवाना कट पड़ा है नागौर में। डीडवाना कट पड़ा है नागौर में। वो पूछो जा सके कि डीडवाना नागौर सभ्यता स्थल है पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, उत्तर पाषाण काल। तो आपको क्या बताना है, पूरा पाषाण काल। समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि हथियार कहां से प्राप्त हुए, मतलब पूरा पाषाण काल के हथियार यानी औजार कट मिले। हथियार या औजार, हथियार या औजार कट मिलेगा, हथियार या औजार अपन मिलेगा मिर्जापुर। अब यो मिर्जापुर गुरजी कट है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। कालीन भैयाड़ो मिर्जापुर है, मुन्नार कालीन भैयाड़ो सन बेरो था। ये साहब मिर्जापुर का मामला बहुत होशियार हो, मिर्जापुर वेब सीरीज देख देख के ठीक हो रहे होते। हथियार व औजार कट मिला मिर्जापुर यूपी में। अब मिर्जापुर यूपी में कोई जगह गुरजी, बेलन घाटी, बेलन घाटी। दूसरी जगह है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी थनबेरो एमपी, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश। ठीक है, अगर पूछ ले पूरा पाषाण कालीन हथियार व औजार कट मिला, तो मिर्जापुर यूपी में बेलन घाटी व नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में अपन हथियार प्राप्त हुआ। इसके बाद में बात आवे क्या जगह इंडिया में हथियार मिला, मतलब के मिला हथियार, व के मिलो कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी की कैसा के मेल खाई, मतलब आपने कोई चीज हो ना बिको आप ये अंदाज लगाओ कि आपली चीज की कैसा के जच्चे, मतलब आपने गाड़ी है, अब आपली गाड़ी कह की गाड़ी लाग जाए यूरोप, आप तो तुलना कर लिया पड़ोसिया हूं, पर आंको बड्डो काम हो, इतिहासकारों काम बड्डो है। तो वह कुल्हाड़ी की तुलना करी कि आपली कुल्हाड़ी की कैसा के मेल खा, तो यह की कैसा के मेल खाई, आप पश्चिमी एशिया कैसा के मेल खाई, की कैसा के मेल खाई पश्चिमी एशिया, दूसरी यूरोप, और तीसरी अफ्रीका। तो अपली कुआड़ी पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका सागे मेल खा गई। मतलब बात यह है कि अगर पूछ ले कि भारत में पूरा पाषाण कालीन उपकरण जो हस्त कुठार या कुल्हाड़ी मिला है वो किन किन के साथ में समानता रखता है, तो आपको बताना है पश्चिमी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ। अब इसके बाद में अगला जो आ रहा है वो आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा
पाषाण काल। अब मध्य पूरा पाषाण काल की क्या विशेषता है जो अपन लोग पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि लोगों में थोड़ा विकास होने लगा। लोग अपने आप को जो आदिम जीवन जी रहे थे उससे थोड़ा उबारने लगे, मतलब उद्योगों का विकास हुआ। पहली बार जो उद्योग विकसित हुआ उस उद्योग का क्या नाम था? उस उद्योग का नाम था पपड़ी से निर्मित वस्तुएं। पपड़ी से निर्मित वस्तुओं का जो उद्योग, मतलब पत्थर की पपड़ी से बनी निर्मित वस्तुओं का जो उद्योग है वह पहला उद्योग मध्य पूरा पाषाण काल का माना जाता है। जिसमें मध्य पूरा पाषाण काल का माना जाता है, इसमें पत्थर की पपड़ी से बने जो हथियार थे, जिसमें फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी। कौन कौन से हथियार थे? फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी। खुरचनी को तो गुरुजी बेरो, खुरचनी कौन सी? कडावणी में खुरचन तार के पहले बहुत खाड़ी तारी बचपन में। माया भी कहती छोरा ज्यादा खुरचन मत खा ले, ब्याह मान दिया जगी भाई खुरचनी है। क्या क्यों? तो पत्थर की बनेड़ी। क्या की बनेड़ी? पत्थर की। पत्थर की पापड़ी की खुरचनी। छेदनी को मतलब कोई चीज में छेद निकालने खातर जगी चीज यूज करी जाती है, मतलब पत्थर की बनेड़ी कोई भी नुकीली चीज होती होगी, लेकिन छेद नहीं खाता। वेदनी को मतलब, वेदनी का मतलब होता है भेदने के लिए। जो खाल होती थी जानवरों की शिकार करने के लिए, उस खाल को भेदने के लिए जो पत्थर का औजार काम में लिया जाता था उसे वेदनी कहता था। फलक का मतलब होता है ब्लेड। ब्लेडों का इस्तेमाल भी शिकार के लिए ही होता था। ब्लेडों का इस्तेमाल किसके लिए होता था? शिकार के लिए होता था। इसके बाद में जो अगला जो उद्योग बना उस उद्योग का नाम था बटी कासम उद्योग। बटी कासम उद्योग। कौन सा उद्योग था? बटी कासम उद्योग। अब बटी कासम उद्योग क्या होता है? बटी कासम उद्योग में आता है जैसे पत्थर के गोलों से निर्मित जो वस्तुएं थी, पत्थर के गोलों से निर्मित वस्तुएं, पत्थर के गोलों से निर्मित वस्तुएं जो बटी कासम उद्योग की विशेषता बताती हैं। क्या बताती हैं? बटी कासम उद्योग की विशेषता बताती हैं। अब देखो, अब ये उद्योग तो जो आपको पता चल गया कि बटी कासम उद्योग था जिसमें पत्थर के गोले थे, जो ऊपर पपड़ी से निर्मित वस्तु से फलक, वेदनी, छेदनी, खुरचनी मिली है। अब बात आती है कि ये मिले कहां कहां है। देखो, ये मिले हैं नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा नदी के किनारे। दक्षिण भारत की नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पपड़ी से निर्मित वस्तुएं, पपड़ी से निर्मित जो वस्तुएं ना वो सब जगह मिली है, पूरे भारत में पाई गई हैं। पपड़ी से निर्मित वस्तुएं कहां पाई गई हैं? पूरे भारत में। बटी कासम उद्योग पत्थर के गोलों से निर्मित वस्तुएं हैं, वो पाई गई कहां? नर्मदा नदी घाटी व तुंगभद्रा नदी घाटी के आसपास के दक्षिण भारत में नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा नदी घाटी के आसपास के किनारों पर मध्य पूरा पाषाण काल की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद में अगला आता है उत्तर पूरा पाषाण काल। कौन सा आता है? उत्तर कौन सा काल आता है? उत्तर पूरा पाषाण काल, जो तीसरा पूरा पाषाण काल का तीसरा भाग है। इसमें क्या हुआ? इसमें आगे विकास होने लगा, चकमक उद्योग का विकास हुआ। चकमक उद्योग का विकास, इसका विकास हुआ, चकमक उद्योग का विकास हुआ। और आधुनिक मानव होम्योसेपियंस, आधुनिक
मानव होम्योसेपियंस का उदय। आधुनिक मानव होम्योसेपियंस का उदय। आधुनिक मानव मतलब बांदरो मिनख बनगा हपा कौन से युग में? उत्तर पूरा पाषाण काल। होम्योसेपियंस मतलब मिनख, मतलब आपने भर का आदमी, जगह होम्योसेपियंस मांगो उदय कर दो उत्तर पूरा पाषाण काल, सीधो सीधो प्रश्न बना वो कि आधुनिक मानव होम्योसेपियंस का उदय किस काल में हुआ था? तो आपको बताना है उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। इस काल में भारत में क्या पाया जाएगा? फलक पाया जाएगा, तक्षणियां पाई जाएंगी। अब थे पूछ लो गुरु जी फलक की है? फलक को मतलब ब्लेड। ठीक है, फलक को मतलब क्या? ब्लेड। तक्षणियों को मतलब ब्यूनियर्स। ठीक है, ब्लेड व ब्यूनियर्स का पूरे भारत में पाए जाएंगे, पूरे भारत में पाए जाएंगे। ब्यूरिंस होता है, ब्यूरिंस, ब्यूनियर्स नहीं, ब्यूरिंस। इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरिंस और इसको बोलते हैं ब्लेड। समझ में आया? और उत्तर पूरा पाषाण काल में और क्या मिलेगा? और मिलेगा मानव उपयोग के लायक, मानव उपयोग लायक गुफाएं। मानव उपयोग के लायक गुफाएं मिलेंगी। वो कहां मिलेंगी? वो मिलेंगी भीमबेटका। अब देखो भीमबेटका की अपन आगे बात करेंगे। कहां मिलेंगी गुफाएं? कहां मिली है? भीमबेटका में। भीमबेटका जो जगह है, भीमबेटका, भीमबेटका जो जगह है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहा? भोपाल से 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका नाम की जगह है, जहां पर 10 वर्ग किलोमीटर, 10 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं शैलाश्रय। मतलब गुफाएं प्राप्त हुए, शैलाश्रय वहां पर फैले हुए। पता चल गया। अगर पूछ ले कि मानव उपयोग के लायक गुफाएं हमें किस काल में मिलती हैं, तो उत्तर पूरा पाषाण काल में मिलती हैं। कहां से मिलती हैं? तो भीमबेटका से मिलती है। भीमबेटका कहां है? भोपाल से 40 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला शैलाश्रयों का एक पूरा स्थल है। और जो उत्तर पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहां प्राप्त नहीं होते हैं? तो कहां प्राप्त नहीं होते हैं? सिंधु व गंगा नदियों के कछारी भागों में। सिंधु व गंगा नदी के कछारी भागों में नहीं प्राप्त होते। ठीक है, उत्तर पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहां से प्राप्त नहीं होते? सिंधु व गंगा नदी के कछारी भागों से नहीं प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया अपना। इसमें पहले अपन ने पढ़ लिया जीएसआई। क्या पढ़ लिया? जीएसआई। जीएसआई के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ रहे थे? अपन ने पढ़ा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1851 में, जिसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। कलकत्ता पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, कलकत्ता, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और जयपुर में। इसके प्रथम सर्वेयर कौन थे? ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त डीएच विलियम फर्स्ट सर्वेयर थे, जो कब बने थे? 1846 में। 1848 में जॉन लेलैंड ने जीएसआई नाम दिया था पहली बार। ठीक है, इसका जो पहला कार्य था वो था हैदराबाद का भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाना। इसके बाद में अगली जो बात अपन ने पढ़ी है वो आती है, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट के पढ़ा है। जो प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा जो अपना योगदान दिया गया 1863 में पल्लवरम मद्रास में पहली बार उत्खनन करते हुए उन्होंने कुल्हाड़ी प्राप्त की,
जो पत्थर से बनी थी। उसके बाद में एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक दल भारत आया, जिसमें डी टेरा व पीटरसन नामक दो पुरातत्वविद आए, जिन्होंने शिवालिक पहाड़ियों में पोतवार पठार में विस्तृत मात्रा में उत्खनन का कार्य किया। इसके बाद में पूरा पाषाण काल में मानव का उदय कब हुआ? मानव का उदय हुआ प्लेस्टोसीन काल में, जो घटना अफ्रीका की बताई जाती है। मतलब भारत में आदि मानव के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, और भारत में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है द्वितीय हिमावर्तन युग के, जिसको ग्लेशिएशन काल भी बोला जाता है। और कहां कहां से मिले हैं? तो सोहन नदी घाटी, जो सिंधु की सहायक नदी है, सोहन नदी घाटी, उस संप्रति पाकिस्तान में है। वहां पर जो उत्खनित स्थल प्राप्त हुए हैं उसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, जिससे क्या क्या मिला है? हस्त कुठार, विदारणी और खंडक प्राप्त हुआ है। इससे आगे जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा भारत का जम्मू कश्मीर और थार रेगिस्तान का डीडवाना नागौर, जहां से पूरा पाषाण युग के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हथियार और औजार कहां से मिले हैं? बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से और नर्मदा घाटी एमपी से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में जो अगला आपने पढ़ा वो बड़ा मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें उद्योग पपड़ी से निर्मित वस्तुओं का था। दूसरा बटिकासम उद्योग था, जिसमें पत्थर के गोलों से निर्मित वस्तुएं थी, और कहां कहां पाई गई? नर्मदा नदी घाटी और तुंगभद्रा नदी घाटी के किनारों पर पाई जाती थी। इसके बाद में आया उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसमें चकमक उद्योग का विकास हुआ, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ। इसके बाद में फलक व तक्षिणियां पूरे भारत के उत्तरी हिस्सों में पाई गई, जिसमें मानव उपयोग के लायक गुफाएं भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर शैलाश्रयों का एक 10 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला एक समूह है, जो प्राप्त हुआ। उससे पता चला कि उस समय मानव गुफा में रहता था। इसके बाद में इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त नहीं होते? सिंधु व गंगा नदी के कछारी भागों से प्राप्त नहीं होते। आज के लिए ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इसके बाद में अगली क्लास जो आपको कल प्राप्त होगी, उसके लिए आप वेट करें। और धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।